हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए आधुनिक भारत की अगली सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, होम रूल लीग आंदोलन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी आपको हमारी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और साथ ही जितनी भी पीडीएफ हैं तो आप उनको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो बात हमारी शुरू होती है होम रूल लीग आंदोलन से। तो होम रूल लीग जो आंदोलन है, अगर देखा जाए तो भारत में ये जो शुरू करवाया था, ये शुरू किसने करवाया है? अब सबसे पहली बात शुरू करवाने से पहले कि होम रूल का मतलब क्या हुआ। होम का मतलब हो गया घर, और रूल का मतलब क्या होता है? नियम। तो हमारे घर के नियम, हमारे घर के नियम यानी कि अगर हम हमारा घर है तो हमारे नियम हमारे अकॉर्डिंग होंगे। तो यानी होम रूल का मतलब है स्वशासन, जैसा हम चाहेंगे वैसा शासन होगा। और ये जो शब्द निकल के आया, ये कहाँ से निकल गया है? आयरलैंड से। तो दोस्तों, आयरलैंड यूरोप का एक भाग है, तो यूरोप में अगर देखा जाए, यूरोप में हमें आयरलैंड देखने को मिलता है। और एनी बेसेंट यहीं की हैं, आयरलैंड से निकल के आई हैं। तो उस समय जब ये होम रूल लीग आंदोलन भारत में शुरू हुआ, तो उस समय जो भारत में वायसराय थे, वो वायसराय थे जेम्स फोर्ड। तो अब यहाँ पर भारत में जो आंदोलन की शुरुआत करी है, वो करी है एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट के प्रयासों से संवैधानिक उपायों द्वारा सुशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो भारत में, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में जो दिक्कत चल रही है वो सभी भारतीयों के साथ चल रही है, और भारतीयों के साथ दिक्कत चल रही है, तो दिक्कत किन से हो रही है? अंग्रेजों से। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनसे जीतने के लिए सबको इकट्ठा होना जरूरी है। तो इसी वजह से इन्होंने लीग की स्थापना करी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ अब ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, तो ये आयरलैंड की तर्ज पे, क्योंकि आयरलैंड में ऐसा हो चुका था, तो उसी बेसिस पर एनी बेसेंट के साथ में जो तिलक थे, तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। और दोनों ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों को बांट लिया। तिलक ने कहा कि मैं महाराष्ट्र में देखूंगा, और एनी बेसेंट पूरे भारत में देखेंगे। तो इसी वजह से दोनों ने अपने कार्य क्षेत्र को बांट लिया और आंदोलन को शुरू करा। अब होम रूल लीग आंदोलन जो देखने को मिलता है, वो दो तरीके से हमें देखने को मिलता है। कि जैसे अगर देखा जाए तो दो तरीकों का मतलब यहाँ पर ये है कि एक तो चल रहा है तिलक का होम रूल, और दूसरा चल रहा है एनी बेसेंट का। तो एक तरफ चलेगा तिलक का, एक तरफ चलेगा एनी बेसेंट का। अब तिलक का जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र था और कर्नाटक था, लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो प्लस बरार और उस समय का मध्य प्रांत यानी एमपी। लेकिन महाराष्ट्र में अगर बात आती है तो महाराष्ट्र का मुंबई इनके पास में नहीं था। तो मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है, बरार भी है, मध्य प्रदेश भी है, तो सभी जगह है। और तिलक ने इसका जो मुख्यालय बनाया वो कहाँ पर बनाया? बेलगांव। और बेलगांव कहाँ पर है? हमारा कर्नाटक में है। इनके जो आंदोलन के अध्यक्ष थे वो थे एनसी केलकर, तो इन्होंने इनका सपोर्ट करा। और इसका जो रूप था सीमित था, मतलब इनका जो एरिया है वो फिक्स एरिया है। वो केवल अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के आसपास, कर्नाटक में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो इनका एरिया बहुत ही ज़्यादा फिक्स है। और इनकी जो डिमांड थी, इनकी डिमांड ये थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट इसी आंदोलन के दौरान दी थी। इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इन्होंने प्रचार के लिए अपनी दो पत्रिकाएं शुरू करी थी, एक तो मराठा और दूसरा केसरी। तो दो पत्रिकाएं इनकी बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। और इसके अलावा अगर बात आती है तो तिलक जो गए थे वो कौन से जेल गए थे? मांडले जेल। और मांडले जेल में अगर देखा जाए तो इन्हें 6 साल के लिए क्या हुई थी? सजा हुई थी। और वहां पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य हमें यहाँ पर याद रखनी है, और यहाँ पर हमें मराठा और केसरी याद रखनी है। तो इसमें प्रचार प्रसार किया था। और दूसरा, तिलक ने दो इम्पोर्टेंट काम करे थे, दो चीजें शुरू करवाई थी। एक तो 1893 में गणपति महोत्सव, और दूसरा 1895 में शिवाजी महोत्सव। तो ये दोनों चीजें भी किसने शुरू करवाई थी? तिलक ने। और तिलक ने कहीं ना कहीं मौखिक रूप से जो बात करी थी वो स्वराज की बात कही थी। अब दूसरी तरफ चल रहा है एनी बेसेंट का आंदोलन। तो एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन।
अब इनका जो क्षेत्र है, इनका एरिया है मद्रास, तमिलनाडु, और अगर देखा जाए तो पूरा भारत, पूरे भारत में इनको क्षेत्र मिला हुआ है। पूरा भारत कंप्लीट है कि मतलब सभी जगह ये चाहें तो कहीं भी आंदोलन में शुरू करवा सकती हैं, भाग ले सकती हैं, कुछ भी उसके बारे में अगर इनको कोई भी अधिकार है कि कोई भी बात कर सकती हैं उसके बारे में, कहीं पर कुछ भी। इनका जो मुख्यालय था वो अडियार था, और अडियार हमारा कहाँ पर है? मद्रास में, और मद्रास कहाँ पर है हमारा? तमिलनाडु में। तो मद्रास का नाम बदलकर अब चेन्नई हो गया है, तो ये हम अडियार जो इनका मुख्यालय था, ये इंटरनेशनल मुख्यालय था, तो अडियार में बना था, और अडियार था मद्रास में, और मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में। इन्होंने जो अध्यक्ष बनाया वो बनाया जॉर्ज अरुंडेल को। तो इनके आंदोलन के जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज अरुंडेल, और इनका आंदोलन का जो स्वरूप था अखिल भारतीय, यानी कि पूरा भारत। पूरा भारत अगर देखा जाए तो पूरे भारत में कहीं पर भी इन्हें आंदोलन को शुरू करने की, खत्म करने की कोई भी पाबंदी नहीं थी। पूरे भारत का अधिकार था इनका, यानी अखिल भारतीय स्वरूप पूरा भारत। और इनकी जो डिमांड थी, इनकी डिमांड थी स्वशासन की स्थापना, मतलब हमारा घर है तो शासन करने का तरीका भी हमारा ही होना चाहिए, नियम कानून हमारे होने चाहिए। तो इसीलिए बात आती है, इन्होंने कहा था स्वशासन की स्थापना। और इनकी दो प्रमुख पत्रिकाएं थी, कॉमन बिल, यानी कॉमन बिल में जितने भी भारतीयों की समस्याएं थी कॉमन हुआ करती थी, तो उनके लिए एक बिल होता था, तो उसी को इन्होंने कह दिया कॉमन बिल। और दूसरी न्यू इंडिया, की नए भारत का निर्माण किस तरह से किया जाए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम देख लेते हैं। तिलक का कार्यक्षेत्र जैसे अभी हमने देखा कहाँ कहाँ था, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी, लेकिन मुंबई में नहीं है, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रांत, जो आज की डेट में हमें क्या, मध्य प्रदेश देखने को मिलता है, बरार मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा। तिलक ने आंदोलन जो शुरू करा था वो अगर देखा जाए 28 अप्रैल से, यहाँ पर अगर देखा जाए इन्होंने जो आंदोलन शुरू करा वो 28 अप्रैल से 1916 को पुणे में आरंभ किया, पुणे में शुरू करा। लेकिन जो मुख्यालय था, मुख्यालय कहाँ था? बेलगांव कर्नाटक में। पुणे है महाराष्ट्र में और बेलगांव है कर्नाटक में। आंदोलन इन्होंने महाराष्ट्र से शुरू करा, लेकिन मुख्यालय कहाँ बनाया? बेलगांव में बनाया। तिलक ने अपने पत्र मराठा, अभी हमने देखा दो पत्र, एक तो मराठा और एक केसरी। तो जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में और केसरी हमारा मराठी भाषा में स्वशासन व राष्ट्रीयता के विचारों का प्रचार किया। तो इन पत्रों के माध्यम से तिलक ने जो राष्ट्रीयता की बात थी उन बातों को कहा और जनता से इसी बात का आग्रह किया, उन्हें समझाया और अंग्रेज विरोधी बातें की। अब नेक्स्ट दूसरी तरफ जो एनी बेसेंट का चल रहा है, तो एनी बेसेंट द्वारा 1 सितंबर, उनका हुआ है 28 अप्रैल को और इनका हुआ है 1 सितंबर को। 1 सितंबर 1916 को अडियार मद्रास में लीग की स्थापना की। इनका कार्यक्षेत्र तिलक के कार्यक्षेत्र के अलावा, जो तिलक का है यानी कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार, उसके अलावा संपूर्ण भारत में था। पूरे भारत में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इनके मुख्य सहयोगी और अध्यक्ष भी यानी कि जॉर्ज अरुंडेल थे, और दूसरे अगर देखा जाए तो सीपी स्वामी अय्यर। तो सीपी रामास्वामी अय्यर तो इनके सा, मतलब सहायक कर्मी थे, तो ये इनकी सहायता करते थे और इन्हीं की टीम के मेंबर भी थे। लेकिन अध्यक्ष की अगर बात करी जाए तो अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज अरुंडेल। अब ये जो होम रूल लीग आंदोलन था ये बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इफेक्ट दिखाई दिया, क्योंकि एनी बेसेंट अंग्रेजों से टक्कर लेने में खूब आगे थी, तो इसी वजह से उन्हें कहीं किसी ने अंग्रेजों ने दबाया नहीं। तो इस वजह से जो ये आंदोलन था वो काफी ज्यादा सक्रिय रहा, जिस कारण जो भी उस समय के लोकप्रिय नेता थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी आर दास, जिन्होंने अरविंद घोष की बेल करवाई थी। मोतीलाल नेहरू ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। मदन मोहन मालवीय जिसने बीएचयू की स्थापना करवाई। लाला लाजपत राय जिन्हें अलग हो गए थे उदारवादी दल से और कहाँ चले गए थे? कश्मीर। भोला भाई, तेज बहादुर, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कौन से अधिवेशन में साइन करे थे? जो हमारा लखनऊ समझौता हुआ, तो लखनऊ समझौते में जिन्ना और मजुमदार ने साइन करे थे। जवाहरलाल नेहरू, ये देंगे पूर्ण स्वराज की बात कहेंगे। तो इन सभी जैसे नेताओं ने एनी बेसेंट के द्वारा लीग में सदस्यता ग्रहण करी। तो इन सभी को जितने भी बड़े बड़े नेता थे तो सभी लीग में शामिल हो गए, किसके कहने पर? एनी बेसेंट के कहने पर। अब लीग के प्रभाव से एनी बेसेंट जो थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई। तो उन्हें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की अगर हम बात करें, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो हमारी बन गई वो कौन बन गई? एनी बेसेंट। और अगर बात आएगी कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय
महिला अध्यक्ष, तो नाम आता है फिर सरोजिनी नायडू का। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कौन बनी है? आपकी एनी बेसेंट। और अगर भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम आएगा तो सरोजिनी नायडू की बात करेंगे। बेसेंट की प्रमुख पत्रिका थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो इसके माध्यम से उन्होंने किसकी मांग की? स्वशासन की मांग। और इसी आंदोलन की जो उपलब्धियां थी, इस आंदोलन से क्या क्या हुआ? अब अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है इसे, जिसमें उत्तरदायी सरकार की बात कही गई। तो उत्तरदायी सरकार की बात कही गई, और जिसे अगर देखा जाए तो ये किसका परिणाम था? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होम रूल लीग आंदोलन का ही परिणाम था। तो यहाँ पर अगर बात आती है, ये जो घोषणा पत्र इन्होंने बात कही थी, तो उस घोषणा पत्र में ये जिसे मैनिफेस्टो कहा जाता है, तो मतलब पहले सरकारें बनने से पहले अपने अपने दावे करती हैं। तो 1917 में उन्होंने घोषणा कर दी थी। और 1919 में जब ये सुधार हुआ, तो ये सिर्फ किसकी देन था? ये होम रूल लीग आंदोलन की देन था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उस समय हाईलाइट आंदोलन था, तो इसने काफी हेल्पफुल था। तो उसी वजह से कहीं ना कहीं भारतीयों की काफी ज्यादा हेल्प हुई। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल के मध्य समझौता होने में सहायता मिली। तो तिलक और एनी बेसेंट का नाम हाईलाइट है। और लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? अंबिका चरण मजुमदार ने। और अगर बात आती है कि जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी, भाई ये तो नरम दल और गरम दल मिल गए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी हमारी? कि यहाँ पर जो कांग्रेस और किसका समझौता हुआ था? मुस्लिम लीग का। तो मुस्लिम लीग का जो, अगर मुस्लिम लीग की तरफ से कौन आए थे? जिन्ना। और कांग्रेस की तरफ से कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। तो ये दो घटनाएं बहुत ही ज्यादा फेमस थी लखनऊ अधिवेशन में, और ये सब किसकी देन थी? ये भी एनी बेसेंट की देन थी। तो एनी बेसेंट का कहीं ना कहीं भारत की आजादी में बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आगे कुछ हम और इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, होम रूल के चलते कांग्रेस में बहुत ही ज्यादा सक्रियता आई। अब जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस सक्रिय हो रही है, क्योंकि जितने भी उदारवादी और उग्रवादी हैं सभी शामिल हो गए और इकट्ठा होकर किसके समक्ष आ गए? ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार अब इससे डर जाएगी, तो उसने चिंतित होकर जून 1917 में होम लीग के मुख्य नेताओं, यानी एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुणडेल और बीपी वाडिया, इन सभी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इनके साथी, यानी कि जो सीपी स्वामी अय्यर थे, रामास्वामी अय्यर, तो यानी सुब्रमण्यम अय्यर, तो इन्होंने अगर देखा जाए तो इन्होंने कर दिया विरोध। अब विरोध में उस समय एक उपाधि चला करती थी नाइटहुड, या इसको बोलते थे सर की उपाधि। ये अगर देखा जाए तो उन्हें भी मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, लेकिन उन्होंने भी लौटा दी थी 1919 के आसपास, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो उस समय जब इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, तो जो इनके सहयोगी थे, इनके साथी थे, सुब्रमण्यम अय्यर, तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी? वापस कर दी। कह रहे भाई हमें भी नहीं चाहिए, हमारे जब नेताओं को तुम गिरफ्तार कर रहे हो तो क्या फायदा तुम्हारी उपाधि का। और दूसरी बात की जो ऑल इंडिया होम लीग, मतलब अखिल भारतीय जो होम लीग था, तो वहां पर अगर देखा जाए उसने अपना नाम बदलकर 1920 में अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया। और यही स्वराज सभा है जो 1934 में संविधान सभा की बात करती है। और इससे जो बात करते हैं वो कौन करते हैं? एम एन राय। तो एम एन राय निकल के आते हैं। तो 1934 में यही संविधान सभा की बात करती है, और एम एन राय इसका प्रस्ताव रखते हैं स्वराज सभा की तरफ से। तो 1920 में होम लीग ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया था? स्वराज सभा कर लिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात आती है, तो एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक भी थी। तो फेबियन आंदोलन, ये भी पूछा जाता है कई बार कि फेबियन आंदोलन जो था, फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो एनी बेसेंट। तो ये भी कहीं ना कहीं फेबियन आंदोलन अगर देखा जाए तो इसी बात का, स्वशासन को लेकर उसी की बात करता था, तो इसीलिए फेबियन आंदोलन इंपॉर्टेंट आंदोलन है। और ये अगर देखा जाए, इसके प्रस्तावक अगर पूछे जाए तो कौन है? तो एनी बेसेंट है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।